हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम नेक्स्ट पोम स्टार्ट कर रहे हैं, द लेबनम टॉप, written by Ted Hughes. As usual, I'll read the poem once and then we'll go through line by line explanation of the poem, followed by the MCQs, long answer questions, and short answer questions. So let's begin with the session. The Lebanon top is silent, quiet, still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and the machine starts up. Of chitterings and a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills. It is the engine of a family. She stokes it full, then floods out to a branch end, showing her bad face, identity mask. Then with eerie delicate whistle chirrup, whispering she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. ओके, पहले ये समझ लेते हैं कि लेबर्नम वर्ड की मीनिंग क्या है। लेबर्नम मतलब शॉर्ट ट्री। एक छोटी सी ट्री को लेबर्नम कहते हैं, जिसके ब्रांचेस ऐसे हैंगिंग रहते हैं। येलो कलर के फ्लावर्स लेबर्नम ट्री पे ग्रो होते हैं और उसके सीड्स पॉइजनस होते हैं। गोल्डफिंच का मतलब है स्मॉल सिंगिंग बर्ड विथ येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स। गोल्डफिंच एक बर्ड को बोला जाता है जो येलो कलर के, जिसके फेदर्स होते हैं, जिसके विंग्स भी येलो कलर के होते हैं और बहुत छोटा सा बर्ड होता है, सॉन्ग गाया करता है, हैप्पी सॉन्ग्स गाया करता है। तो लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग लाइन बाय लाइन ऑफ दिस पोम, द लेबर्नम टॉप. अब लेबर्नम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट, स्टिल. यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं लेबर्नम ट्री जो ऑटम सीजन में ग्रो हो रही है। ऑलराइट, लेबर्नम ट्री जो ऑटम सीजन में आती है, पूरी चुपचाप से, इट लुक्स साइलेंट, मतलब उस पेड़ के आसपास बहुत शांति, बहुत ही ज़्यादा पीस, क्वाइट आफ्टरनून के टाइम पे. स्टिल विथ येलोइंग लीव्स, मतलब वहाँ पे एकदम जैसे सब कुछ रुका हुआ है. स्टिल का मतलब जैसे कुछ मूवमेंट ही नहीं है वहाँ पे. पत्ते जो हैं वो येलो कलर के होते जा रहे हैं और सीड्स जो हैं वो ऑलरेडी नीचे गिर चुके हैं. स्टूडेंट्स, आपको पता है ना, ऑटम के सीजन में न्यू प्लांट्स न्यू फ्लावर्स आने वाले होते हैं. तो सीड्स अब गिर चुके हैं और ऑटम का सीजन जैसे स्टार्ट होता है ना, तो फिर ऑटम के सीजन में न्यू एक ग्रोथ आने के लिए पहले एम्प्टीनेस भी शो करना पड़ेगा. इट सीम्स लाइफलेस. ये पूरी ट्री लाइफलेस, एम्प्टी दिख रही है, राइट? So let's start with the explanation of the poem, line by line explanation of the poem. The laburnum top is silent, quiet, still. अब आपको भी पता है ऑटम का जब सीजन आता है तो सारे पत्ते गिर जाते हैं. ऑटम के सीजन को फॉल का सीजन भी बोला जाता है. इनफैक्ट अभी ऑटम का ही सीजन चल रहा है. तो पोएट डिस्क्राइब करता है लेबर्नम ट्री को इन ऑटम. मतलब कौन सी पीरियड के टाइम पे ये पोम को डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है पोएट की तरफ से, वो है ऑटम सीजन की तरफ. और ऑटम सीजन में एकदम ट्री साइलेंट लग रही है, चुप लग रही है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं है और स्टिल लग रही है, लाइफलेस लग रही है, क्योंकि उसके पत्ते गिर गए हैं, उसके फ्लावर्स गिर गए हैं. तो इसके लिए वो कैसी दिख रही है? एम्प्टी दिख रही है कम्प्लीटली. विथ येलोइंग लीव्स एंड इट्स सीड्स हैव ऑलरेडी फॉलन. और पत्ते ऑलरेडी नीचे गिर चुके हैं. फॉल सीजन है तो सारे के सारे पत्ते नीचे गिर चुके हैं. और बिकॉज ये फॉल का सीजन है तो इसके लिए एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, बहुत प्लेजेंट एनवायरनमेंट होता है. और कितनी भी हवा लगे और अगर पेड़ पे पत्ते ही नहीं है तो वो जान एकदम लाइफलेस ही दिखेगी ना. दैट्स वाई यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि वहाँ पे एकदम शांति है, पीस है और कोई भी मूवमेंट वहाँ पे नहीं हो रही है, बिकॉज पेड़ एम्प्टी है, लाइफलेस है. अब नेक्स्ट बताया जा रहा है, टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्वेलाइट twitching chirrup, a sadness, a startlement at a branch end. यहाँ पे गोल्ड फिंच बर्ड आ रहा है, arrives breaking the silence with its chirping. तो वो जब बर्ड आता है तो वो क्या करता है? चिर्प साउंड निकालता है और उससे पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया अचानक से, बिकॉज सडनली पूरे जैसे एनवायरनमेंट को होश आ गया हो और उसके चिर्पिंग आवाज से सडनली सब कुछ स्टार्टल हो जाता है. जैसे मैंने अभी आपको एक्शन करके दिखाया, सब अपीयरेंस उसका स्टार्टल कर देता है पूरे सीन को. मतलब पूरी शांति जो है वो अब चेंज हो जाती है, एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होने वाला लगता है. अब
Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness, and the machine starts up, of chitterings and a tremor of wings and trillings. फिर गोल्ड फिंच मूव्स क्विकली एंड स्टेल्थीली लाइक अ लिजर्ड. गोल्ड फिश बहुत फटाफट मूवमेंट कर रही होती है, बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट कर रही होती है, वो जैसे लिजर्ड की तरह मूवमेंट कर रही होती है. एज सुन एज इट एंटर्स द नेस्ट हिडन इन द ट्री, उसने अपनी ट्री के अंदर एक छोटी सी नेस्ट बनाकर रखी थी. देयर इज सडन नॉइज एंड मूवमेंट लाइक अ मशीन स्टार्टिंग. अचानक से नॉइज़ सुनाई देने लगती है, अचानक से कुछ मूवमेंट दिखने लगती है. जैसे मशीन दोबारा स्टार्ट हो रही होती है, वैसे एक मूवमेंट दिखाई देती है. द नेस्टलिंग्स बेबी बर्ड्स मेक चैटरिंग साउंड्स एंड फ्लटर देयर विंग्स. और वहाँ से उस पेड़ में फिर हमें दिखाई देता है, उसने अपने नेस्ट में अपने बेबी बर्ड्स को छुपा के रखा था. जैसे ही वो अपने बेबी बर्ड्स से मिलती है तो उसके बेबी बर्ड्स साउंड निकालते हैं, चैटरिंग साउंड्स, मतलब कि बातें करने लगते हैं अपनी मदर बर्ड से. वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं, अपने विंग्स को फ्लटर करने लगते हैं. तो एक एनवायरनमेंट में सडन चेंज आ जाता है पूरा का पूरा. होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली. वो पूरा पेड़ जिसमें लाइफ नहीं थी अभी तक, जब तक गोल्ड फिंच नहीं आई थी तब तक उसमें लाइफ नहीं थी, which was silent before, अब वो पूरी एकदम जैसे उसमें एक नई जान भर गई हो. Now it is full of life and excitement because of the bird. बर्ड की वजह से वो कैसे फील कर रही है, एकदम फुल ऑफ लाइफ फील कर रही है. The goldfinch is compared to the engine that energizes and gives life to her family, the nestlings. गोल्डफिंच को यहाँ पे कंपेयर किया गया है इंजन के साथ. इंजन जैसे शुरू होती है तो गाड़ी में जान आ जाती है. जब इंजन कार में शुरू होती है तो कार चलने लगती है, जान आ जाती है, उसमें एनर्जी आ जाती है, राइट. सो दैट इज हाउ गोल्ड फिंचेस. जैसे ही गोल्ड फिंच बर्ड आती है तो पूरे इन्वायरमेंट को चेंज कर देती है. जैसे ही वो सॉन्ग गाना स्टार्ट करती है, जैसे ही वो अपने बेबी बर्ड्स से मिलती है, तो उसके बेबी बर्ड्स चैटर करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, एनर्जाइज्ड फील करते हैं, फुल ऑफ लाइफ है वो. और जैसे एक नई जान सब में भर गई हो उस टाइम पे, और इसलिए उसको इंजन के साथ कंपेयर किया गया है जो एनर्जाइज कर रही है, पूरे एनवायरनमेंट को चेंज कर दे रही है. एक पेड़ जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी, और अब उसमें पूरी जान भर जाती है, एक एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, हैप्पीनेस भर जाती है उस पेड़ के अंदर. Then with eerie delicate whistle chirrup whisperings she launches away towards the infinite. The bird makes delicate chirping sounds, then flies away into the vast open sky, symbolizing freedom. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्ड पूरे एनवायरनमेंट को चेंज कर देती है. बर्ड आती है, सॉन्ग गाती है, चिरपिंग साउंड्स करती है, और फिर उड़ जाती है. एंड देन फ्लाइज अवे इनटू द वास्ट ओपन स्काई, खुले आसमान में खो जाती है, और जैसे दोबारा वो आज़ादी को चुन रही हो. मतलब वो एक जगह पे स्टिल नहीं बैठ रही है वो बर्ड. वो आई, उसने पूरे एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया, और अब उस क्या कर दिया, वो फ्रीडम को एक्सेप्ट करके उड़ गई. अब गोल्डफिंच यहाँ पे जब आई तो वो क्यों आई थी, हमने 11 to 13 लाइन मिस कर दी है. लेट्स गो थ्रू इट. शी स्ट्रोक्स इट फुल, देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क. वो पूरा एनर्जाइज कर देती है अपने यंग वंस को, उसके बर्ड्स, यंग बेबी बर्ड्स को बहुत हैप्पीनेस फील होता है अपने मदर बर्ड को देख के. वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे घूम रही होती है अपने बेबी बर्ड्स के साथ, उनको खाना खिलाती है, उनके साथ इंजॉय करती है, फिर डेलिकेट चिपिंग साउंड्स करके उड़ जाती है. And the laburnum subside to empty. After she leaves, the tree becomes silent and still again, returning to emptiness. मतलब जैसे ही वो वहाँ से चली जाती है ना, तो क्या हो जाता है, पूरा एनवायरनमेंट साइलेंट हो जाता है, एकदम चुप्पी भर जाती है पूरे एनवायरनमेंट में. एकदम फिर से वैसा ही स्टिल अगेन हो जाता है माहौल, मतलब एम्प्टीनेस फिर से रिटर्न आ जाती है जैसे पहले आई हुई थी. मतलब मदर बर्ड जो है वो एक हैप्पीनेस लाई थी. तो कैन वी ट्राई एंड गेस व्हाट इज द मैसेज दैट इज गिवन टू अस बाय दिस पोम, बाय दिस लवली पोम. Let's try and understand the deeper level message that is given here. हम सबकी लाइफ जो है वो एक मदर के बिना कितनी एम्प्टी रहती है ना. लाइक हमारी मॉम आती है तो लाइक बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि जब वो स्कूल जाते थे तो जैसे ही वो घर आते थे तो पहली चीज़ वो ये ढूंढते मेरी मम्मा कहाँ है, राइट. सो व्हेन अपने मॉम को नहीं देखते थे तो हाउ डिड दे यूज्ड टू फील लाइफलेस, एम्प्टी, कुछ अच्छा नहीं लगता था. और मदर आ जाती थी तो खा पी लेते थे ज़्यादा और एनर्जाइज्ड फील करते थे.
तो दैट इज व्हाट अ वुमन डज टू अ हाउस। तो यहाँ पे एक्चुअली एक वुमन को कंपेयर किया गया है ट्री के साथ, एक बर्ड के साथ। ट्री में जिसमें जान नहीं है, मतलब उस घर में जिसमें जान नहीं है, और जब उसमें एक मदर आ जाती है तो उसमें दोबारा जान लौट आती है। सो दैट इज अ लवली पोम, लेबर्नम टॉप। लेबर्नम की मीनिंग एक छोटा सा पेड़, येलो कलर के, जिस पे फ्लावर्स ग्रो होते हो, सीड्स उसके पॉइजनस होते हैं। गोल्ड फिंच एक छोटा सा बर्ड है जो क्यूट एक छोट ऐसी ट्री के अंदर हैप्पीनेस लाने का काम कर रहा है। हु इज द पोएट ऑफ द लेबर्नम टॉप? टेड ह्यूगिस। टेड ह्यूगिस कौन है? पोएट है इस पोम के। कौन से मंथ में ये पोम सेट है? फॉल का सीजन है, तो फॉल सीजन टेक्स प्लेस बिटवीन सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। सो सितंबर में, क्योंकि ऑटम सीजन स्टार्ट होता है, इसलिए सितंबर। व्हाट डज द लेबर्नम ट्री लुक लाइक एट द बिगनिंग? साइलेंट, स्टिल, विथ येलो लीव्स एंड फॉलन सीड्स। लेबर्नम ट्री बिगनिंग में कैसी दिखती है? एकदम साइलेंट दिखती है, एकदम स्टिल, बिल्कुल मूव नहीं कर रही होती है। विथ येलोइंग लीव्स, उसके लीव्स कैसे होते हैं? येलो कलर के होते हैं और गिरे हुए होते हैं, फॉलन सीड्स होते हैं। विच बर्ड कम्स टू द लेबर्नम ट्री? गोल्ड फिंच। कौन सा बर्ड आता है लेबर्नम ट्री के ऊपर? गोल्ड फिश आता है। हाउ डज द गोल्ड फिंच मूव इन टू द ट्री? वो कैसे मूव करता है वो बर्ड इस ट्री पे? स्लीक एंड अब्रप्ट लाइक अ लिजर्ड, मतलब जैसे एक लिजर्ड मूव करती है ना, वैसे ये बर्ड मूव करता है। लिजर्ड कैसे कहीं पे भी एक पल में यहाँ होती है, दूसरे पल में वहाँ होती है, तो ये बर्ड भी उस ट्री पे एक पल में यहाँ है, एक पल पे वहाँ है, ऐसे मूव कर रहा है। What happens when the bird enters the nest? The nestlings make chitterings, flutter wings, and the tree becomes lively. मतलब जैसे ही वो गोल्ड फिंच बर्ड आती है तो क्या होता है, वो आसपास का एनवायरनमेंट पूरा हैप्पी हो जाता है। विंग्स फ्लटर करते हैं, नेस्लिंग्स उसके बेबी बर्ड्स जो हैं वो अपने विंग्स फ्लटर करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, चैटर करने लगते हैं, और ट्री में दोबारा जैसे जान आ गई है। तो व्हाट इज द गोल्ड फिंच कंपेयर्ड इन द पोम? द इंजन ऑफ अ फैमिली। मतलब गोल्ड फिंच को किससे कंपेयर किया गया है? इंजन ऑफ अ फैमिली से कंपेयर किया गया है। सो कैन वी से कि ये लाइन मेटाफोरिकल लाइन भी हुई स्टूडेंट्स? यस। नेक्स्ट, व्हाट डज द गोल्ड फिंच डू आफ्टर फीडिंग हर यंग? वो बेबी बर्ड आती है, वो मदर बर्ड आती है, गोल्ड फिंच अपने बेबी बर्ड्स को खाना खिलाती है और क्या करती है? दोबारा से उड़ जाती है। फ्लाइज आउट टू अ ब्रांच एंड एंड देन लॉन्चेस अवे। दैट मीन्स एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे घूम के उस पेड़ से उड़ जाती है और दूर चली जाती है। व्हाट डज बार्ड? सो नाउ व्हाट डज द बार्ड फेस मीन? बार्ड फेस का मतलब क्या होता है? गोल्ड फिंच जो बर्ड है उसको आप एक बार गूगल कर लेना, स्ट्राइप्स होती है उसके फेस पे, मार्किंग्स ऑन हर फेस, उसको बोला गया है बार्ड फेस। लाइक स्ट्रिप्स होती है उसके फेस पे of different colors. That's why it is known as barred face. Okay. So can we also say that this is also a metaphor? Barred face से उसको compare किया गया है उसके stripped face को. So let's go and read next question. What happens to the laburnum tree after the goldfinch leaves? क्या होता है लेबर्नम ट्री के साथ जब गोल्ड फिंच चली जाती है? तो मतलब वहां से चली जाती है तो लेबर्नम ट्री का कंडीशन कैसा हो जाता है? जैसा पहले कंडीशन था, वो लाइफलेस था, एम्प्टी था, तो दोबारा से इट बिकम्स साइलेंट एंड एम्प्टी अगेन। यस, लेट्स गो अहेड एंड डू द एमसीक्यूज नाउ। अगेन, हु रोट द लेबर्नम टॉप? टेड ह्यूगिस, ये हमने अभी अभी किया। व्हाट इज द लेबर्नम ट्री डिस्क्राइब्ड एज इन द बिगिनिंग? ये जो लेबर्नम ट्री है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है? साइलेंट एंड स्टिल के साथ। उसका डिस्क्रिप्शन देने के लिए ये दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, साइलेंट एंड स्टिल। सो स्टूडेंट्स, इफ यू पे अटेंशन, तो ये एक फिगर्स ऑफ स्पीच भी है। एस और एस रिपीट हो रहा है, तो कैन वी से दैट दिस इज एलिट्रेशन? यस, व्हेन द लेटर इज रिपीटेड फॉर बेटर पोएटिक इफेक्ट। विच मंथ इज मेंशन्ड इन द पोम? कौन से मंथ की बात चल रही है? सितंबर मंथ। What is the color of the sunlight in the poem? कौन सा कलर यहाँ पे सनलाइट को दिया गया है? येलो। What had already fallen from the tree? पेड़ से क्या गिर चुके हैं ऑलरेडी? Seeds. Which bird arrives at the tree? कौन सा बर्ड अराइव होता है, मतलब आता है ट्री पे? गोल्ड फिंच, राइट?
I think it's very simple and very clear. That's why I'm going a little faster because it is very easy and we have just done the same question answers also. How does the goldfinch enter the tree? गोल्डफिंच कैसे एंटर करता है ट्री पे? स्लीक एंड एब्रप्ट लाइक अ लिजर्ड, मतलब चुपचाप से, स्लीक एंड एब्रप्ट, अचानक से जैसे लिजर्ड एंटर करता है वैसे गोल्डफिंच एंटर करती है। ओके, लिजर्ड कैसे एक कहीं पे भी मूव कर देती है, कहीं से भी फटाफट निकल सकती है, वैसे ही गोल्डफिंच इतनी छोटी सी बर्ड होती है, चिरपिंग साउंड्स करती है और इसकी मूवमेंट्स भी बहुत फास्ट होती है और ऐसा होता है कि पलक झपकी झपकी हमने और वो दूसरे ब्रांच पे बैठी है, फिर से हमने पलक झपकी और वो तीसरी ब्रांच पे बैठी है। तो दिस इज हाउ गोल्डफिंच यूजुअली मूव्स, जस्ट लाइक लिजर्ड। सो गोल्डफिंच इज कंपेयर्ड टू लिजर्ड हियर। सो स्टूडेंट्स, कैन वी से कि यहाँ पे जो कंपैरिजन हुआ है वो इनडायरेक्ट हुआ है बिकॉज लाइक वर्ड यूज्ड है, दैट्स व्हाई कैन वी से दैट दिस इज अ सिमिली, SIMILE, करेक्ट? So that is the figures of speech of seventh number question. What sound does the goldfinch make on arrival? जब गोल्डफिंच आती है पेड़ पे तो वो कैसा साउंड करती है? चिरप, अचानक से स्टार्टल कर देती है सबको, चिरप आवाज निकाल के। नाउ व्हेन आई से द वर्ड चिरप, तो आप एक बर्ड का साउंड इमेजिन कर रहे हो अपने माइंड में, यस? सो दैट साउंड जो यहाँ पे आप इमेजिन कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली onomatopoeia, another figures of speech. What happens inside the nest when goldfinch arrives? क्या होता है जब नेस्ट में गोल्डफिंच आती है तो? मशीन लाइक चैटरिंग एंड फ्लटरिंग, मशीन के जैसे चैटर करने की, फ्लटर करने की विंग्स की आवाज आती है, मतलब इंजन के साथ कंपेयर किया गया है यहाँ पे गोल्डफिंच को। वो आती है, वो जैसे पेड़ को चाबी घुमा के जैसे जिंदा कर देती है दोबारा और स्टार्टल कर देती है पेड़ को, ट्री को, और जगा देती है दोबारा, जैसे पेड़ सो गया हो बहुत टाइम से। सो tree is a non-living object, students, yes? So can we say personification is used here? Next, what trembles and thrills due to the goldfinch's presence? The whole tree. जो पेड़ है वो पूरा हिलने लगता है और खुश हो जाता है जब गोल्डफिंच आती है, राइट? Again, this is a personifications. Yes, the goldfinch is compared to an engine. गोल्डफिंच को किसके साथ कंपेयर किया गया है? इंजन के साथ। What does the goldfinch stoke full? The nestling's energy. गोल्डफिंच को कैसा फील होता है नेस्लिंग की एनर्जी की वजह से? मतलब गोल्डफिंच आती है और आके नेस्लिंग्स को एनर्जाइज कर देती है और उनका आवाज बढ़ जाता है, उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है, उनकी चैटरिंग, फ्लटरिंग ऑफ विंग सारी बढ़ जाती है। Where does the goldfinch move after feeding her young? अपने यंग बेबी बर्ड्स को खाना खिलाकर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे मूव करती है, थोड़ी मूवमेंट करने के बाद उड़ जाती है टू अ ब्रांच एंड। व्हाट इज मेंट बाय आइडेंटिटी मास्क? द बार्ड स्ट्रिप्ड फेस ऑफ द गोल्डफिंच। तो आइडेंटिटी मास्क का मतलब क्या होता है? जो ये स्ट्रिप्ड फेस गोल्डफिंच बर्ड का है उसको बोला जाता है आइडेंटिटी मास्क। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ चिरप इज डिस्क्राइब्ड बिफोर शी लीव्स? कौन सा साउंड यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है जब वो जाती है उसके पहले? डेलिकेट एंड विस्परिंग, प्यारा सा डेलिकेट सा वॉइस, विस्पर करने वाला हश हश, और डेलिकेट इज सेंसिटिव, राइट? तो वैसी एक मोमेंट लीव्स में दोबारा से वापस आ जाती, उसके जाने के पहले ऐसी मोमेंट्स रहती है, बहुत लविंग मोमेंट्स रहती है। वेयर डज द गोल्डफिंच फ्लाई अवे? कहाँ उड़ जाती है दोबारा? इन्फिनाइट स्काई में, मतलब एंडलेस स्काई में उड़ जाती है दोबारा। What happens to the laburnum after the goldfinch departs? मतलब लेबरनम ट्री के साथ क्या होता है जब गोल्डफिंच वहां से चली जाती है? तो वो दोबारा साइलेंट हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है पेड़। Which season does the poem reflect? Early autumn. कौन से सीजन की यहाँ पे बात चल रही है? अर्ली ऑटम। तो सिंस हमने ये किया कि अर्ली ऑटम है तो इसके लिए कौन सा मंथ है? सितंबर मंथ। नेक्स्ट, गोल्डफिंच ब्रिंग्स लाइफ एंड मोमेंट टू द ट्री। गोल्डफिंच क्या करती है? लाइफ लाती है, मोमेंट्स लाती है पेड़ के अंदर, ट्री के अंदर। द फ्रेज engine ऑफ अ फैमिली सजेस्ट्स, ये जो फ्रेज है engine ऑफ अ फैमिली जो गोल्डफिंच बर्ड के लिए यूज किया गया है उसका मतलब क्या है? गोल्डफिंच प्रोवाइड्स एनर्जी एंड सस्टेनेंस। इसका मतलब ये है कि गोल्डफिंच अपने
फैमिली की एनर्जाइजर है, अपने फैमिली को एनर्जी देने का काम कर रही है, अपने फैमिली को सस्टेन करने में हेल्प कर रही है, मतलब सर्वाइव करने में हेल्प कर रही है। द मूड ऑफ द ट्री एट द स्टार्ट इज, मतलब पेड़ की कंडीशन कैसी होती है बिगिनिंग में? लाइफलेस एंड स्टिल, बिल्कुल भी पेड़ में जान नहीं होती है। द मूड ऑफ द ट्री आफ्टर द बर्ड अराइव्स, बर्ड के आ जाने के बाद मूड क्या हो जाता है ट्री का? एकदम एनर्जेटिक फील करता है बर्ड, और पेड़ भी पूरा एनर्जेटिक फील करता है, थ्रिल्ड फील करता है। कौन सी यहाँ पे डिवाइस यूज की गई है स्टूडेंट्स? स्लीक एज अ लिजर्ड में सिमिली, क्योंकि यहाँ पे स्लीक लाइक अ लिजर्ड है, इसलिए ये सिमिली है, राइट? व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम? अब इस पोम की थीम क्या है? कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लाइफलेसनेस एंड लाइफ ब्रॉट बाय द बर्ड। मतलब पहले कैसे वो एक ही पेड़ जिसके अंदर बिल्कुल जान नहीं थी, कोई मूवमेंट नहीं थी, एकदम लाइफलेस सा पड़ा था वो पेड़, और उसमें लाइफ आ जाने के बाद उसकी कंडीशन कितनी डिफरेंट हो गई, बर्ड के आ जाने के बाद उसकी लाइफ कितनी बेटर हो गई। व्हाट डज द गोल्ड फिंच सिंबलाइज? यहाँ पे गोल्ड फिंच जो बर्ड है वो क्या सिंबल प्रोवाइड कर रहे हैं? वाइटलिटी का, लाइफ का, एनर्जी का। इसका मतलब क्या है? वाइटलिटी इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बर्ड। उसके अंदर बहुत एक लाइफ है, ब्यूटीफुल लाइफ है, और एक एनर्जेटिक बर्ड है जिससे वो पूरी एनवायरनमेंट को खुशम खुश कर देती है, राइट? लेट नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, एंड प्लीज मेक श्योर करना स्टूडेंट्स दैट यू आर राइटिंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर ओन. When you are writing them, do not copy word to word that I'm giving you. This is just for your reference. Go through it with me. And whenever you are writing question answers, long answer question answers, for the poems, it is suggested to write if there is some figures of speech related to the question, related to those lines of the poem. बहुत अच्छा होगा अगर आप पोम के रिलेटेड जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच है, वो लाइंस के रिलेटेड जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच है, वो भी आप अगर मेंशन करते हो तो. Describe the laburnum tree as it appears at the beginning of the poem. हमें यहाँ पे बिगनिंग में कैसे, क्या कलर्स बताए गए हैं और क्या बताया गया है, क्या डिस्क्रिप्शन बताया गया है लेबर्नम ट्री का, वो बताना. तो laburnum tree is silent, still, with yellow September sunlight, yellowing leaves and fallen seeds. It appears lifeless and empty. लेबर्नम ट्री यहाँ पे साइलेंट है, स्टिल है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है उसके अंदर. येलो सितंबर सनलाइट में उसके पेड़, उसके पत्ते हमें येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं, और उसके सीड्स गिर जाते हैं, और उसकी बिल्कुल उसके अंदर लाइफ नहीं रहती है, वो एम्प्टी रहती है. हाउ डज द अराइवल ऑफ गोल्डफिंच चेंज द सीन? जब गोल्डफिंच आती है तो फिर सीन कैसे पूरा चेंज हो जाता है? So when the goldfinch brings sudden movement and the sound, the nestlings create chitterings, wings flutter, and the tree trembles with life and excitement. मतलब गोल्डफिंच बर्ड के आ जाने के बाद, सडन मोमेंट आ जाने के बाद, साउंड आ जाने के बाद, वो पूरा पेड़ जैसे अचानक से नींद से उठ गया, पूरा सिनेरियो, आसपास का पूरा एनवायरनमेंट, नेचर जैसे अचानक से नींद से उठ गई हो. और बेबी बर्ड्स जो हैं वो भी हैप्पी हो जाते हैं, वो अपने विंग्स को फ्लटर करने लगते हैं, अपनी मम्मा से बात करने लगते हैं चिटरिंग से, जैसे अपनी आवाज़ में अपनी मॉम से बात कर रहे हों, और पूरे पेड़ में जान आ जाती है. एक्सप्लेन द कंपैरिजन ऑफ गोल्डफिंच टू अ लिजर्ड. गोल्डफिंच को कंपेयर किया गया है लिजर्ड के साथ, क्योंकि वो क्विकली मूव करती है, अचानक से मूव करती है, अब्रप्टली अचानक से मूव करती है जब वो पेड़ पे एंटर करती है तो. यस. वाई इज द गोल्डफिंच कॉल्ड द इंजन ऑफ अ फैमिली? क्यों बोला गया है गोल्ड फिंच को इंजन ऑफ अ फैमिली? क्योंकि वो अपने बेबी बर्ड्स को खाना खिलाती है, उनको अंदर एनर्जाइज करती है, और उनके अराइवल के बाद बहुत एक्टिविटीज बढ़ जाती है नेस्ट के अंदर, और जैसे वो एक पावर हाउस बनती है अपने बेबी बर्ड्स के लिए. हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द गोल्डफिंच's face? As a barred face identity mask, meaning it has striped markings that identify her. As a barred face identity mark के तौर पे गोल्ड फिंच को के फेस को डिस्क्राइब किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसके फेस पे कुछ स्ट्राइप्स है, और उसकी वो आइडेंटिटी है, एक डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन है उसकी उन मार्क्स की वजह से, राइट? तो वो दैट्स अ नेचुरल, उसका फेस वैसा रहता है. इट्स नॉट समथिंग कि वो वोंडेड है और समथिंग. आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग इट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन.
नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन द गोल्ड फिंच लीव्स। क्या होता है जब गोल्ड फिंच चली जाती है तो द ट्री अगेन बिकम्स साइलेंट एंड एम्प्टी रिटर्निंग टू इट्स लाइफलेस स्टेट। जो पेड़ जैसे पहले साइलेंट हो गया था, एम्प्टी सा हो गया था, लाइफलेस स्टेट में था, वैसे वो पेड़ दोबारा वैसे स्टेट में हो जाता है। What is the role of sound in the poem? Chirping, chittering, trilling, and whispering symbolizes the shift from silence to liveliness brought by the goldfinch. जो ये chirping sound है, chittering sound है, trilling sound है, whispering sound है, that is the shift जो silence से लेकर गया और जान भर गया उस पेड़ के अंदर, उस environment के अंदर, जस्ट बिकॉज वो गोल्ड फिंच वहां पे आ गई तो, और फिर वो जब चली गई वहां से तो दोबारा वो लाइफलेस हो गया। हाउ डज टेड use imagery in the poem? He uses visual imagery, yellowing leaves, barred face, auditory imagery, chirrup, chittering, trilling, and simile, sleek as a lizard to create vivid picture. तो यहाँ पे टेड ह्यूगिस ने विजुअल इमेजरीज का इस्तेमाल किया है, जैसे कि येलोइंग लीव्स, बार्ड फेसेस और ऑडिटरी इमेजरी। एक ऑडिटरी इमेजरी इज बेसिकली हमें वो ऑडिट्स ऐसे सुनाई देते हैं, अचानक से वो हमें आवाज़ें सुनाई देती है, वो चिरप्स की आवाज़, वो जो बर्ड्स बात करने लग रहे हैं, उनके विंग्स फ्लटर कर रहे हैं, और सिमिली यूज़ की है स्लीक एज अ लिजर्ड से, ताकि वेरियस इमेजेस हमारे माइंड में क्रिएट हो सके। Discuss the theme of life and emptiness in the laburnum top. The poem contrasts lifelessness, silent tree with vitality, goldfinch's presence, showing how life is energized by small but powerful forces. मतलब इतनी छोटी सी बर्ड और इतना बड़ा पेड़, और इतने बड़े पेड़ के अंदर जान पूरी लाने का काम उस छोटे से बर्ड ने किया है। तो वैसे ही यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है कि एक छोटी सी चीज, एक छोटा फोर्स लेकिन पावरफुल फोर्स कैसे पूरा एनर्जाइज कर देता है, एनवायरनमेंट को बदल के रख सकता है, क्रिएट कर सकता है, इतना कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकता है एनवायरनमेंट में। और व्हाट मैसेज डज द पोम कन्वे? क्या मैसेज मिल रहा है हमें इस पोम से? लाइफ पूरी कॉन्ट्रास्टेस से भरी हुई है, मतलब लाइफ हमेशा ऑपोजिट से भरी हुई है। कभी साइलेंस रहता है, कभी साउंड रहता है, कभी एम्प्टीनेस रहती है, कभी एनर्जी रहती है। गोल्ड फिंच यहाँ पे लव, केयर, एनर्जी, ये सब डिस्क्राइब कर रहा है, लाइफ को डिस्क्राइब कर रहा है, और डल एग्जिस्टेंस को मिटाने का काम कर रहा है, मैसेज देने का काम कर रहा है। आपको ये पोम क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? लेट्स गो थ्रू certain figures of speech by of this poem once together. साइलेंट क्वाइट स्टिल, सो एस एस यहाँ पे रिपीटेड है, मैंने आपको बताया एलिट्रेशन। सेप्टेम्बर सनलाइट, अगेन एस एस रिपीटेड है, तो ये भी आपका क्या हुआ? एलिट्रेशन हुआ। और उसके बाद एज अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट सीम्स फॉलन, और उसके बाद यहाँ पे इमेजरी यूज की गई है, IMAGERY, थर्ड लाइन में। फोर्थ में द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, साउंड यहाँ पे यूज किया गया है तो ओनोमेटोपोइया। और ये जो पेड़ अचानक से उठ गया तो पर्सोनिफिकेशन, लिजर्ड से कंपेयर किया गया है तो सिमिली, नेक्स्ट लाइन। शी एंटर्स द थिकनेस एंड मशीन्स, अब स्टार्ट्स अप, यहाँ पे मेटाफर जैसे इंजन के साथ कंपेयर किया गया है इस लाइन में गोल्ड फिंच बर्ड को। चिटरिंग्स, ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रिलिंग्स, ये सारे साउंड्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं। ओनोमेटोपोइया, पूरा पेड़ ट्रेम्बल करने लग रहा है, थ्रिल मतलब खुश हो जा रहा है, पेड़ खुश नहीं हो सकता। ह्यूमन क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस इज गिवन टू अ ट्री फॉर बेटर पोएटिक इफेक्ट, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। इंजन के साथ गोल्ड फिंच को कंपेयर किया गया है, दैट इज योर मेटाफर। She strokes it full, then flirts out to a branch end. FF alliteration students, showing her barred face and identity mask. उसको barred face के साथ कंपेयर किया गया है, metaphor. Then with eerie delicate whistle, cheer up whisperings. Cheer up whisperings sound हमारे माइंड में आ रहे हैं, onomatopoeia. She launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. लेबर्नम पेड़ को फिर से लाइफलेस यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, सो इट्स अ ऑब्जेक्ट, तो उसमें लाइफ है ही नहीं तो वो लाइफलेस कैसे हुआ? अगेन दिस इज अ personification. So students, we have covered MCQs, we have covered
poem's name, we have covered everything. Okay, this is free verse poem that we need to understand. यहाँ पे cheer up. Okay, first para में rhyme नहीं है, second para में cheer up rhyme है. Other than that एंड रिपीट हो रहा है सिर्फ वर्ड, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये फ्री वर्स पोम है. सो दैट वे यू कैन राइट द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोम. और अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं उसमें भी यू कैन मेंशन दैट दिस पोम इज अ फ्री वर्स पोम. दैट वे you can write it down. All right, students, I hope you enjoyed today's lecture. We have covered the poem The Lebanon Top by Ted Hughes today. So I'll see you in the next lecture. But till then, hopefully, अगर आपको कोई doubts आ रहे हैं तो you'll ask me in the chat box. See you in the next lecture. Bye. Take care.